ठीक है, हम थोड़ा सा आज डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवाइज करेंगे। बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है डाइजेशन। डाइजेशन किसका होगा? फूड का होगा। फूड क्यों जरूरी है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। और जो न्यूट्रिशंस हमें मिलेंगे ये हमारी बॉडी में बायो मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे हार्मोन हुआ और एंजाइम हुआ। तो हमारे सर्वाइवल के लिए फूड बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड और एयर। ठीक है। फूड, एयर और वाटर, ये तीनों चीज हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और उसका प्रोसेसिंग कहाँ होता है? इसका प्रोसेसिंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में। ठीक है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने ही बताया, इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो है हमारा माउथ। तो डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, है ना। और एमाइलेज जो एंजाइम है उसके थ्रू डाइजेशन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, माउथ से ही। इसलिए आपने कभी प्रैक्टिकली देखा होगा, जब हम रोटी को बहुत ज्यादा चबाते हैं तो टेस्ट में थोड़ा सा मीठा टेस्ट का हमें एहसास होता है। हमारे टंग्स पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें टेस्ट का एहसास कराते हैं। ठीक है। खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, ये सारे टेस्ट हम लोग ले पाते हैं ना, तो हमारे जीभ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा पहले कुछ लोग दवाइयां खाते थे तो वो सीधे गले में अंदर जीभ के कॉर्नर पे, एंड पार्ट पे वो दवाई रखते थे, क्योंकि दवाइयां कड़वी हुआ करती थी। अब कड़वी दवाई यदि आप टंग पे रखोगे तो आपको वोमिटिंग और नौजिया का फीलिंग आएगा। तो उस वजह से दवाई को टंग के पिछले हिस्से में रखते हैं और फिर उसको गिन लेते थे, सॉलो कर लेते थे, है ना। तो हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, और जैसे ही हम कुछ खाते पीते हैं हमारे टंग से जो स्वाद का हमें एहसास होता है, इससे हमारा सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है। कम से कम 1-1.5 लीटर सिक्रीशन होता है सलाइवा का, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। तो इससे सलाइवा सिक्रीट होता है। जो चीज़ हमें पसंद है उसको हम देखते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आने लगता है। आता है कि नहीं? आपका जो फेवरेट डिश होगा, जो आपको सबसे अच्छा लगता होगा, जो आपको खाना पसंद है, मम्मी ने पसंद का खाना बनाया, ठीक है, तो पसंद का खाना देख के हमको हमारी भूख पड़ जाती है। भूख पड़ती है कि नहीं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जाता है कि तैयार हो जाओ पेट पचाने के लिए, आज तो हम तुम्हें पूरा भरने वाले हैं ऊपर तक। तो सलाइवा सिक्रीट होने लगता है ना। जैसे आप कुछ भी खाते हो, आपके माउथ में जब आप उसको घुमाते हो तो उससे आपको टेस्ट का एहसास होता है, और उस टेस्ट के एहसास से सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और सलाइवा उसमें मिक्स होता है तो जो आपका निवाला है वो ल्यूब्रिकेट हो जाता है। उसमें सलाइवा जब मिक्स होगा तो वो ल्यूब्रिकेट हो जाएगा या नहीं? लसलसा सा हो जाएगा, उसको हम बोलस बोलते हैं। फिर वो पैरास्टैलिक मूवमेंट के थ्रू हमारी जो आहार नाल है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, ईसोफेगस के थ्रू वो पैरास्टैलिक मूवमेंट के थ्रू नीचे की तरफ खसकता है। पैरास्टैलिक मूवमेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू हमारे माउथ से हम केवल गिलने का काम करते हैं, और सुबह जब हम निकालते हैं तो कम से कम 9 मीटर लंबी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इससे फूड नीचे तक कैसे पहुंचता है। 9 मीटर मान के चलो, डबल ट्रिपल मंजिल का जो मकान होता है, इतना लंबा होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जीआई ट्रैक। और हमारी बॉडी कितनी, 4-5 फीट की, 6 फीट के हैं हम। लेकिन हमारी बॉडी में जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो ये पाइप है पूरा एक, माउथ से शुरू होकर एनस पे खत्म होता है, बहुत लंबा है ये। लेकिन ये अंदर क्या है? सर्कुलर, सर्कुलर स्पाइरल के जैसे लपटा हुआ है। आपको मैंने इमेज दिखाई थी जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो आपने देखा होगा बड़ी आंत और छोटी आंत कैसे घूम घूम के गोल गोल, देखा था ना आपने? तो वो ऐसे लपटी होती है, गोल 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 गोल। तो इतना लंबा ट्रेवलिंग होती है फूड की। आप कुछ भी खाते हो तो इतना लंबा रास्ता ट्रेवल करता है वो। ठीक है। तो हमारी जो ईसोफेगस है, इसकी जो आउटर लेयर है, ये मसल्स की बनी होती है। इस पे मसल्स की कवरिंग होती है, और ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल्स की प्रॉपर्टी होती है ना कॉन्ट्रैक्शन की, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। उसका शिथिल होना और उसका सिकुड़ना, सिकुड़ना शिथिल होना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसकी वजह से पेरिस्टेलिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। और जो हमारा बोलस है वो आगे की तरफ खिसकता है, आगे की तरफ उसको पुश किया जाता है, और वो
हमारी अराउंड 25 सेंटीमीटर लंबी होती है हमारी ईसोफेगस, जिसको हम आहार नाल भी कहते हैं। और जो हमारा फूड में जो हमने चबाया है उसको, जिसको हमने चू किया है, जिसको हमने सॉलो किया है, फिर वो धीरे धीरे खिसक के हमारे स्टमक तक पहुंचता है। और ईसोफेगस को स्टमक से एक स्फिंक्टर कनेक्ट करता है। ठीक है। स्फिंक्टर स्फिंक्टर मतलब एक ऐसा वॉल जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखता है। मतलब मुंह से जो खाया है वो पेट में तो जाए, लेकिन पेट का बाहर मुंह में ना आ जाए। पर जब स्फिंक्टर खराब हो जाता है तो फिर पेट की चीजें मुंह में आने लगती हैं। मैंने आपको बताया था GERD के बारे में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है, स्टमक का कंटेंट आपके माउथ में आने लगता है, जिस वजह से आपको एसिडिक टेस्ट आता है मुंह में। बोलते हैं ना, खट्टी डकारें आ रही, खट्टा लग रहा मुंह में, खट्टा पानी आ रहा। ये खट्टापन क्या है? दिस इज एसिड। कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम योर स्टमक। क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टमक का जो ढक्कन है, जो ईसोफेगस पाइप जहां पर कनेक्टेड है स्टमक से, उस ढक्कन को स्फिंक्टर कहते हैं। और एक स्फिंक्टर नीचे भी होता है, क्योंकि स्टमक कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक के बैग से जो ढक्कन कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर हो गए। एक स्फिंक्टर आपका नीचे की तरफ, जो कि आपके स्टमक को, स्टमक का जो बैग है, जो थैली है, उसको कनेक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। और एक ऊपर की तरफ है जहां पर स्टमक कनेक्टेड है ईसोफेगस से। तो ईसोफेगस वाला पार्ट क्या है? इनलेट। और नीचे वाला पार्ट है आउटलेट। ठीक है। तो सबसे पहले माउथ। माउथ में आपका टंग है, टीथ है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा सिक्रीट करती है फूड को, जो बोलस है उसको लुब्रिकेट करती है। और वहां पर कार्ब्स का डाइजेशन भी शुरू हो जाता है, एमाइलेज एंजाइम। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ईसोफेगस है। ईसोफेगस कनेक्टेड है आपका स्टमक से। स्टमक से फिर डायरेक्टली कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन। और बस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो लास्ट वाला पार्ट होता है, एनस ओरिफाइस, वहां पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड हो जाता है। तो लगभग 9 मीटर लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। ठीक है। और इसमें से आपका फूड पास होके गुजरता है, और 3 से 4 घंटे में डाइजेशन हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति ने क्या खाया है। ठीक है। अब जैसे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स घास खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के डाइजेशन में लगता है टाइम। ठीक है। सेल्यूलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है। तो उनका जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है। और इंसान का जो है, इंसान जो खाता है पका के खाता है ना। अब इंसान ने सेल्यूलोज खाना बंद कर दिया है, कच्चा कहाँ खाता है इंसान? पत्तियां, है ना। अब जैसे जो शाकाहारी जीव होते हैं, बकरियां, वो पत्तियां खा रही हैं, आम की पत्ती खा रही है, बेल पत्ती खा रही है, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ती वो। इंसान बेल पत्ती चढ़ाता है शिव जी पे, और बकरी बेल पत्ती खाती है। तो बकरी शिव जी को दूध तो नहीं चढ़ाती, लेकिन बकरी बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि उसने क्या खा लिया? बेलपत्ती खा ली। और आपको पता है बेलपत्ती में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। कोई बताएगा बेलपत्ती में क्या मेडिसिनल एक्टिविटी होती है? एनी वन ऑफ यू? सर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही कहा, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है। तो बेलपत्ती एक औषधीय गुण रखने वाली पत्ती होती है। पर इंसान उसको खाता नहीं है। इंसान इसलिए नहीं खाता है, वो बोलता है कि साहब ये तो भगवान पे चढ़ती है, हम कैसे खा सकते हैं? जबकि भगवान ने हमारे खाने पीने के लिए क्या कुछ नहीं बनाया है ना। इंसान को पालक खाना चाहिए। पालक हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी होती है। पालक में फाइबर्स भी होते हैं। जो कुछ हम डाइट लेते हैं, यदि इसमें प्रॉपर फाइबर्स होंगे, तो फाइबर की वजह से हमारा जो स्टूल का फॉर्मेशन होगा वो अच्छा होगा। स्टूल इजिली पास होगा, इजिली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरेगा वो, और प्रॉपर एक फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है। क्योंकि स्टूल की कंडीशंस देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है। यूरिन का कलर देख के, यूरिन की कंसंट्रेशन देख के, यूरिन एनालिसिस करके हम ये बता सकते हैं, यूरिन को ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके, कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है। तो फीसेस और यूरिन ये है तो दोनों एक्सक्रीटरी, लेकिन ये बताते हैं कि हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी बॉडी कितनी फिट है,
कितनी हेल्थी है हमारी बॉडी। इसको इंडिकेट करते हैं फीसेस और यूरिन। यदि कोई मशीन है, वो यदि अगरबत्ती बनाने की सपोज मशीन है, उसमें यदि अगरबत्ती बड़ी छोटी बन रही है तो हम कहेंगे ना मशीन में डिफेक्ट है। उसके पंच यदि प्रोडक्शन हो रहा है टैबलेट कैप्सूल का, यदि शेप एंड साइज सही नहीं है तो हम कहेंगे ना भाई मशीन में डिफेक्ट है। ऐसे ही यदि स्टूल का फॉर्मेशन प्रॉपर ना हो, यूरिन का फॉर्मेशन प्रॉपर ना हो, तो इससे ये अंदाजा लग सकता है कि बॉडी, हमारी जो मशीन है, हमारी बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ मशीन। तो ये मशीन में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है, कोई डिफॉल्ट है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब किसी व्यक्ति को यदि वाटर लाइक स्टूल हो रहा है, डायरिया हो गया है, तो कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है बॉडी में, तभी तो डायरिया हुआ है, तभी तो इतने पतले पतले स्टूल्स आ रहे हैं। पीसेस इतने पतले हैं वाटर लाइक कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है उनके ऊपर। दिन में 6 बार जाना पड़ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। घर पे ही रहना पड़ रहा है हमें, हम बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर गए तो कंट्रोल हो नहीं पाएगी। तो ये डिफेक्ट है कि नहीं, मशीन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ भी हो सकता है वो, जब जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब बॉडी में होने वाली बीमारियां हैं जो जीआई ट्रैक में होती है। ठीक है, हर सिस्टम की अपनी बीमारी है। तो जीआई ट्रैक में माउथ से शुरू हुआ, माउथ से ईसोफेगस पे आए, ईसोफेगस से आपके स्टमक में आए, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर एंड हो जाता है। ठीक है। कोलन के भी पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये सब आप बुक से पढ़ा करो। मैंने आपको कहा था ना, आपको एरिसन पब्लिकेशन का एरो सबको खरीद लेना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बुक्स के नाम बताए थे। आपके पास बुक्स है, रोज 15 15 15 20 मिनट, 15 20 मिनट सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ा करो। कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ाई किया करो। 1 से 1.5 घंटे में पढ़ना भी है और अपने नोट्स भी बनाना है। यदि जो व्यक्ति 1.5 घंटा प्रतिदिन पढ़ेगा अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, वो 100% अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। और जो व्यक्ति सोचेगा कि मैं 2020 का गेम खेलूंगा, एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू करूंगा, तो उसके 50-50% चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ाई करना शुरू कर दो। मुझे पता है कुछ लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, पटवारी का एग्जाम दे रहे होंगे, है ना। तो उसके साथ साथ इसकी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। और नहीं तो फिर यदि पटवारी ही बनना था तो फिर डी फार्मेसी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। अब ऐसा है कि ले लिया है तो थोड़ा पढ़ के एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे सर। ठीक है। और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल की डी फार्मेसी 4 साल में खत्म की है ना। लेकिन आप लोग, मैं चाहूंगा कि 2 साल की डी फार्मेसी 2 ही साल में खत्म करो, तीसरे चौथे साल पे ना चले जाए कहीं आपकी, है ना। नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत रूप से यदि कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, पटवारी बनना चाहता है, तो वो पटवारी की तैयारी करे। हर 2-3 साल में वैकेंसी आती है, आज नहीं होगा तो कल होगा। मैंने एक चीज देखा है, कुछ लोग पटवारी का फॉर्म भरेंगे तो 2 महीने पटवारी की खूब पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन नहीं होता। फिर एसएससी का आएगा तो 2 महीने एसएससी का पढ़ेंगे, फिर 2 महीने वन रक्षक का पढ़ेंगे, फिर एसआई का आ जाएगा तो एसआई का पढ़ेंगे। तो उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता, 2 4 5 साल बस ऐसे ही झूलते रहते हैं। अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो, एक टारगेट बनाओ, यदि पटवारी बनना हो तो पटवारी ही बनो। फिर भले 2 साल लगे, नहीं 5 साल लगे। बार बार आप गोल चेंज करोगे तो कभी भी कहीं अचीव नहीं कर पाओगे। मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इसको पर्सनली लेके बुरा मत मानना, है ना। आप लोग की अपनी पर्सनल लाइफ है, आप लोग के अपने डिसीजन है, और जैसा आपका लाइफ का डिसीजन होगा और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप सब बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइफ में आपको एक गोल सेट करना चाहिए सभी को, कि आपको क्या करना है और क्या बनना है। ठीक है, उस हिसाब से यदि आप जीवन जियोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इन कंपैरिजन और बार बार अपने गोल को चेंज करोगे। कोई भी एक गोल सेट करो कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली, उस गोल के हिसाब से आप यदि आगे बढ़ोगे तो ही तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। यदि मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं यदि सीधा रास्ता अपनाऊं तो रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंचूंगा। पर मैं यदि कभी इधर जाऊंगा जिगजैग मूवमेंट करूंगा, तो क्या मैं रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा मन हमेशा भटकेगा। और मन का काम है भटकना। मन दुनिया की सबसे चंचल चीज है, ये भटकती बहुत है। कभी इधर भटकेगी, कभी उधर भटकेगी, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। इसमें फिर व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। तो कुछ अपने लाइफ में गोल सेट करो, लक्ष्य का निर्धारण करो, एम बनाओ अपना, है ना। यदि मुझे तीर चलाना है मछली की आंख पे, तो मैं मछली की आंख पे ध्यान दूंगा तो ही मछली की आंख पे तीर लगेगा।
है ना। और यदि मैं सोचूं कि भाई अ, मैं और कहीं देखूं और मछली की आंख पे निशाना लग जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइफ में सभी लोग गोल सेट करो, और अपने लाइफ को प्लान करो। ठीक है, कि आने वाले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आने वाले 10 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, अपनी लाइफ को कौन सी दिशा देना चाहते हो। इनकी प्लानिंग यदि आप करोगे, तो आज नहीं तो कल वो चीजें आपके जीवन में अपीयर होंगी। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम थे, तो ये है इसके पार्ट्स। मैंने आपको इतना बेसिक बताया है कि ये सब 9 10th का है, मैंने आपको कुछ भी इसमें टफ नहीं बताया है। मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ तो बहुत बेसिक्स ही बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है बेसिक्स भी यदि आपके क्लियर है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। है ना। आपने यदि जितनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ रखी है, आप फार्मेसी की कोई बुक ना भी खोले कभी, और आपने जितना जीवन में पहले कभी पढ़ रखा है, उतना भी आप रिवाइज कर लेना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। ठीक है। उतना भी यदि आपने पढ़ लिया तो, क्योंकि उतना बहुत है। क्या आपने सेल टिश्यू नहीं पढ़ा है, क्या आपने बॉडी के सारे सिस्टम्स नहीं पढ़े हैं? सबने पढ़े हैं, 9 10th में ही रहते हैं, 9th में, 10th में, 7th में, 5th शायद 6th से शुरुआत हो जाती है। मुझे तो आज भी याद है, जब मैं 5th 6th में था, तब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा था। और आप सब लोग ने भी पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास में। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। पर जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ और आप एकदम चुप रहते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए। है ना। क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस हो रही है ऑनलाइन, हम लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, तो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लास में। आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, आप यदि कुछ कह रहे हो और सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो आपको कहना अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप लोग को पढ़ाना अच्छा लगेगा क्या? आप लोग को लगेगा कि यार कोई सुनता तो है नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ। तो आप लोग डिमोटिवेट होंगे या नहीं? ठीक है। आप लोग तो नहीं भी सुनोगे, कोई जवाब नहीं भी दोगे, मैं तो कॉलेज आता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ, अपना काम करता हूँ, मुझे तो एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल जाएगी। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ाई करो, आप लोग मुझे आंसर दो, सुनो, नोट्स बनाओ, और एक्टिवली सभी लोग क्लास में पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं है कि हमें अटेंडेंस मिल जाएगी तो हम क्लास लॉग इन करके छोड़ दें, और 1 घंटा निकल जाए, हमारी आज की अटेंडेंस पक गई। ऐसा कुछ नहीं है। है ना। इसलिए मैं आप लोग से सवाल करते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ बीच बीच में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्यों करता हूँ? भले आप जवाब ना दो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ कि आप सुन भी रहे हो या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बस लॉग इन कर दिया और रख दिया मोबाइल। है ना। ऐसा मत किया करो, सिंसियरली क्लास अटेंड किया करो। है ना। कुछ भी ध्यान से सुनोगे, एक आध दो बात तो समझ में आएगी, दिमाग में घुसेगी, याद रहेगी, रिवाइज होगा कम से कम। रिवाइज तो हो ही जाएगा। मैंने कोई कोई वर्ड ऐसा तो यूज नहीं किया जो लाइफ में आपने कभी सुना ही ना हो। इंटेस्टाइन हुआ, स्फिंक्टर हुआ, है ना, जिजिनम, डिओडेनम, इलियम, है ना। ये सब चीजें आपने पहले भी सुन रखी है, और बहुत इजी है। और यही आपको एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा तो यही सब लिखना है उसमें। फिजियोलॉजी आएगा तो डाइजेशन का प्रोसेस लिखना है। है ना। तो आप लोग पढ़ो और नोट्स बनाओ। ठीक है। तो आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। पेरिस्टालिक मूवमेंट समझ में आया क्या होता है? पेरिस्टालिक मूवमेंट, कोई बताएगा क्या होता है पेरिस्टालिक मूवमेंट? हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक की जो इनर वॉल की जो इनर सरफेस होती है, उस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सिक्रीट करती है। ठीक है। ये फूड को गलाने का काम करता है। तो जब तक फूड हमारा इसोफेगस में रहता है, हम उसको बोलस बोलते हैं। फिर जब वो स्टमक में आता है, उसको एसिड उस पे काम करता है, जिस वजह से वो काफी सॉफ्ट हो जाता है। है ना। एक्चुअली फूड की क्रशिंग तो टीथ ने कर दी, और टंग ने उसमें स्लाइवा भी मिक्स कर दिया। अब वो आहार नाल में आ गया, तो अभी वो बोलस के फॉर्म में है, लेकिन जब वो स्टमक में आता है, एसिड उस पे काम करता है,
है ना। हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो HCl सिक्रीट करेगा, है ना। पैराइटल सेल्स मैंने आपको बताए थे, है ना, H आयन सिक्रीट करते हैं जिससे HCl बन जाता है। पेप्सिन सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा। म्यूकस एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगा, प्रोटेक्शन करता है। हमारा जो स्टमक का बैग है उसका जो इनर सरफेस है उस पे एक लेयरिंग प्रोड्यूस करता है म्यूकस, जिससे प्रोटेक्शन होती है और एक ल्यूब्रिकेशन देता है, जिससे हमारा जो फूड है उसमें मूवमेंट हो सके इजीली, है ना। तो लगभग 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस हम सिक्रीट करते हैं डाइजेशन के लिए, है ना। और लगभग वही हम 1 1.5 2 किलो के आसपास मॉर्निंग इवनिंग ब्रेकफास्ट, ओवरऑल हम 24 आवर्स में इतना फूड तो कंज्यूम कर ही लेते हैं। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा भी सिक्रीट होता है ना? कम से कम 1 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है। कम से कम आपका 1 2 लीटर आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो देखो, ये सारे लिक्विड है और हमारी बॉडी में इतने सिक्रीशंस हो रहे हैं। अब इस सिक्रीशन के लिए पानी चाहिए या नहीं, इसलिए हमारा पानी पीना बहुत जरूरी है। आप लोग है ना डेली कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिया करो। यदि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपका ब्रेन बहुत बढ़िया काम करेगा। आपका मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर सब अच्छा रहेगा। तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिया करो डेली। ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है कम से कम 1.5 लीटर। आपका सलाइवा सिक्रीट हो रहा है 1.5 लीटर पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, और आप पानी इतना पी नहीं रहे हो। तो ना यूरिन सही से बन पा रहा है, ना सलाइवा सही से बन पा रहा है, ना आपका गैस्ट्रिक जूस बन पा रहा है। अब ये नहीं बन पाएगा तो आप खाना नहीं पचा पाओगे। खाना नहीं पचा पाओगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। इसलिए आपने देखा होगा ऐसे मरे तुड़े से लोग ना खा रहे ना पी रहे, ध्यान ही नहीं रख रहे अपने शरीर का। नहीं तो बॉडी में तो इतनी एनर्जी है कि मैं क्या बताऊं। पर आपकी बॉडी ऐसी मशीन है कि जिसको प्रॉपर फ्यूल मिले तो बहुत एनर्जेटिक है। आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना है? अठारह यस। किलो की 18 किलो की तलवार उठा के लड़ता था वो आदमी। कितनी एनर्जी होगी सोचो उसकी बॉडी में, है ना। डाइजेशन अच्छा रहा होगा उसका, जो कुछ खाता होगा उसको उससे शरीर ऊर्जा बनाता बनाता था। तो उसके पास पावर थी। तो हम लोग चलो, हम फाइटर नहीं, हमको लड़ना नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे अंदर इतना एनर्जी का लेवल तो कि हम हमारे डी फार्मेसी के 5 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे नंबर ला पाए। हमको हमारी एनर्जी सही दिशा में लगानी है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, भट्टी है हमारे शरीर की। जो कुछ डालते हैं सब सब ध्वस्त हो जाता है, सब गल जाता है। तो हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो एसिड से होता है ना। तो एसिड एक प्रकार का तेज है, अग्नि है एक प्रकार की। और किसी की अग्नि यदि मंद हो जाए तो भट्टी में यदि ताप ना हो तो भट्टी कोई काम की नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3.5 लीटर, 3 4 लीटर के आसपास फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा कि नहीं आपकी बॉडी से, ये बताओ। तो इसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी चाहिए। कोई गलत कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं आपको तो बोलो। सही कैलकुलेशन दे रहा हूँ ना। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पसीना भी बहा ही देते होंगे कभी गलती से, और नहीं तो नहीं भी बहाते होंगे, क्योंकि पसीना बहाना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि पसीना मेहनत करने से बहता है और मेहनत इंसान करना नहीं चाहता, है ना। 15 मिनट यदि व्यक्ति एक्सरसाइज करे तो पसीना निकलता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, स्किन आपकी अच्छी रहती आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसके सिक्रीशंस के बारे में बताया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया। स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा, आपको पता है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी होती है। लेकिन ये क्या है, छोटी होती है, सक्रिय होती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रिशंस के। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर अपने सिक्रीशंस रिलीज करेगा, पैनक्रियाज अपने सिक्रीशन रिलीज करेगा। तो कंबाइंडली जो दोनों लिवर और पैनक्रियाज है वो दोनों अपने सिक्रीशंस कहाँ रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां से केवल वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है और हमारे स्टूल की एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है। और ये कंसिस्टेंसी यदि मेंटेन नहीं होगी तो या तो बहुत ज्यादा लूज पीसेस का फॉर्मेशन होगा, या तो फिर बहुत ज्यादा हार्ड
फीसिस का फॉर्मेशन होगा, और दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए हानिकारक है। यदि हार्ड स्टूल बनेंगे तो हमारा जो ऑरिफाइस है, वो ऑरिफाइस पे फिशर का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति का डाइजेशन सही ना रहे, उसको हार्ड फीसेस यदि बन गए, तो उसको स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा पेन फेस करना पड़ता है। और वो पेनफुल कंडीशन की वजह से कई बार फिशर और कट लग जाता है इंटरनल वॉल पे, जिसकी वजह से अंदर पाइल्स डेवलप हो सकता है, फिशर्स हो सकते हैं, हेमोरॉइड्स बन सकते हैं। ये सब आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है, वहां से रिलेटेड ये सारी बीमारियां हैं। तो ये होती है, और इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है अंदर जब इंटरनल कहीं पर कट लगता है कैनाल में। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें डाइट को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। स्टमक की जो पावर है, उतना ही खाओ जितना वो आसानी से पचा सके। उतना आप खाओगे वो पचा लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आपका ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम को जस्ट हमने थोड़ा रिवाइज किया है, बहुत ज्यादा बेसिक मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और कोई ऐसी बात नहीं है जो आप न जानते हो। सब आप पहले से पढ़ चुके हो, सब कुछ आप जानते हो। है ना, थोड़ा सा बस रिवीजन करने की जरूरत है। इवन आप बुक से भी पढ़ोगे, गाइड से पढ़ोगे, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, एक बार आप देख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। है ना। ठीक है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हम्म। यस सर। चलिए ठीक है। यस। कल कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सिस्टम में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, यू विल हैव टू प्रिपेयर वन सिस्टम एटलीस्ट। ठीक है। कौन सा सिस्टम दूं आपको? दे देता हूं मैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में आप सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस और आपको जवाब देने हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में आप सभी लोग पढ़ोगे, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो। अगली क्लास में मैं आपसे 10 मिनट का ओरल टेस्ट लूंगा, एंड आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। आर यू लिसनिंग ऑल? अब ये यस सुन सर। लो लास्ट में, यस अगली क्लास में सर। बोलना नहीं सुना नहीं। ठीक है। नर्वस सिस्टम पढ़ लोगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल, है ना, और सेंट्रल, दोनों, ऑटोनॉमिक और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ओके। चलिए कल मिलते हैं हम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।